नमस्कार, स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद से ही कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के सबसे ज्यादा यानी 27,114 नए मामले सामने आए। वहीं 519 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या अब 8,20,916 हो गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 22,123 हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के 2,83,407 एक्टिव केसेस हैं। 5,15,386 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चिंता की बात तो यह है कि पिछले 10 दिनों में मरीजों के आंकड़े 2 लाख से ज्यादा बढ़े हैं। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने शनिवार को बताया है कि देश में अब तक 1,13,07,002 टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 2,82,511 सैंपल की जांच की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब हर दिन कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आ रहे हैं। शनिवार को पहली बार 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। देश में संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख के पार पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 2,83,407 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 95,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कुछ राज्य एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने का सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 55 घंटे का लॉकडाउन लागू हो चुका है, जबकि पुणे में 13 से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में भी 7 दिन तक का लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज पहले दिन पटना की सड़कें सुनसान नजर आई। वहीं पुलिस वाले ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। हालांकि एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया का मानना है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अल्पकालिक लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा। एम्स निदेशक ने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कम से कम 14 दिनों का होना चाहिए। SBI द्वारा आयोजित एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गुलेरिया ने कहा कि बढ़ते नए संक्रमितों की प्रवृत्ति अगले कुछ हफ्तों में प्रमुख शहरों में कम या ज्यादा हो जाएगी, जबकि नए संक्रमण को कम होने के लिए अधिक समय लगेगा। उधर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 वर्षों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। इसकी वजह से उत्पादन, नौकरियों और कल्याण के लिए अभूतपूर्व नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। शक्तिकांत दास भी SBI बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि महामारी शायद अब तक हमारी आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की मजबूती और लचीलापन की सबसे बड़ी परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा कि RBI ने वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, वर्तमान संकट में अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कई बड़े उपाय किए हैं। RBI के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता विकास है। इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस बीच WHO प्रमुख अदमोन टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी की कमर तोड़ने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर आक्रामक रवैया अख्तियार करना होगा। उन्होंने कहा, दुनिया में आज कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि संक्रमण की दर भले ही तेज क्यों ना हो, उसे काबू में किया जा सकता है। टेड्रोस ने कहा, कोरोना वायरस को सफलतापूर्वक रोकने में कुछ देशों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनमें इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया है। साथ ही मेगा सिटी मुंबई का खचाखच भरा इलाका धारावी भी है। इन जगहों पर बड़े स्तर पर लोगों में जागरूकता का अभियान चलाया गया। कोरोना वायरस की जो मूलभूत बात टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन से जुड़ी है, उसका पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना के संक्रमण को रोकने और उसे खत्म करने के लिए हर बीमार आदमी का इलाज किया गया। देश की लचर अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार के लिए हर बार लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। ऐसे में आम नागरिक का कर्तव्य बनता है कि कोरोना को लेकर सभी एहतियात बरतें, तभी कोरोना पर जीत संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो भारत में लॉकडाउन के खुलने के 1 महीने बाद ही कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान और परेशान तो करते ही है, साथ ही साथ सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी टेंशन को बढ़ा रहे हैं। ये आंकड़ा दरअसल पिछले 24 घंटे में जो सामने आया है वो है 27,000
114 नए मामले सामने आए हैं और 519 लोगों की मौत हो गई है। अब समझिए कि कोरोना किस तरह से अपने पांव पसारता जा रहा है और आम जनता इसके आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है। इस पे आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के। डॉक्टर विनय, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल में। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा जी हमारे साथ है, यशोदा हॉस्पिटल में चेस्ट स्पेशलिस्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर राहुल आपसे है, जो आंकड़े सामने आ रही हैं, पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं उसने पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ के रख दिया है। 27,114 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। किस तरह से आप इसे देखते हैं? तो देखिए, जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, प्रकार से आपने कहा कि हम 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए, टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, ये मामले बढ़ते जाएंगे। इनको ये समझना है कि इस तरीके से बढ़े तो 515 डेथ है उसको हम 100 से कम पे ला पाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होनी चाहिए। और तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी इस समय ये है पब्लिक अवेयरनेस। तो सबसे बड़ा कैंपेन इस समय अमेरिका में चल रहा है और यूरोप में चल रहा है, वो है वियर द मास्क कैंपेन। वियर द मास्क प्रॉपरली कैंपेन, मतलब मास्क पहनना है और प्रॉपरली पहनना है। इस समय कम्युनिकेशन टू द पब्लिक नीड्स टू बी वेरी क्लियर। आपको मास्क पहने बिना बाहर नहीं निकलना है और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी कोरोना को हराने के लिए। चौथी चीज, ये तो हम बेफिजूल के लॉकडाउन कर रहे हैं, कोई 24 घंटे का, कोई नाइट कर्फ्यू का, कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट को अगर हमें रोकना है तो हमें 7 से 14 दिन लगाना पड़ेगा और उसमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, ताकि कर्फ्यू के बाद वायरस की चेन ब्रेक हो जाए। पांचवी चीज, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट की बात हुई थी। अब बात याद रखिए, 31 मई को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की बात थी। आज वो सारे के सारे नदारत है। तो हमारे को कुछ बेसिक चीजों पे काम करना पड़ेगा। नंबर से ना घबराइए, घबराना है हमें मोर्टालिटी से, मृत्यु से, और वो एक ही तरीका है कि हम मास्क पहन के निकले, तभी हम कोरोना के साथ जीना सीख पाएंगे, ताकि कोरोना के अलावा। ठीक है डॉक्टर विनय, वाकई क्या आपको लगता है कि मास्क बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मास्क कितना जरूरी है? अगर खुद भी अपने आप को सुरक्षित रखना है तो मास्क लगाइए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, लेकिन साथ ही जिस तरह से लॉकडाउन भी किया गया है, उत्तर प्रदेश में ही 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, ऐसे और तमाम जो राज्य हैं जहां पे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, वहां पे भी लॉकडाउन करने की योजना तैयार की जा रही है। तो क्या ये कुछ घंटों के लॉकडाउन से फर्क पड़ेगा क्या, और कितना? नहीं है कि जो अब मास्क का इस्तेमाल करना सबसे बहुत जरूरी है, और अब तक हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि हर आदमी को मास्क पहनना है हर सर्कमस्टांसेस में। एंड चाहे हम बाहर जा रहे हैं, अपनी इंस्टीट्यूशन में है, मैं तो कहूंगा कि इवन घर पर भी है, तो घर पर भी अगर हमारा आवागमन है हमारे लोगों में, तो हमें मास्क को पहनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसका भी पूरी तरह पालन करना चाहिए। हम अब 5 महीने होने वाले हैं और इन 4.5-5 महीने में हम अभी तक उन्हीं की बात कर रहे हैं, उसको आदत नहीं बना पाए हैं, जो कि संक्रमण को बढ़ाने का एक कारण भी है। दूसरी बात आपने कही, और मैं बिल्कुल डॉक्टर गुलेरिया से, सम्माननीय हमारे मेडिकल प्रोफेशन के सदस्य हैं, उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ये जो 50 घंटे और 51 घंटे का जो लॉकडाउन है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहूंगा ये एक तरीके से मजाक बनाना है कि हमें अगर लॉकडाउन करना है और अगर आवश्यकता महसूस होती है और हमको लगता है कि लॉकडाउन से कोई फायदा होने वाला है, तो इसको कम से कम 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन का लॉकडाउन होगा, जिससे हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकें और लोगों को समझा सकें कि क्या हो रहा है। डॉक्टर भार्गव ने बड़ी अच्छी बात बताई। हमने बात की रेड जोन की, हमने बात की ग्रीन जोन की, हमने बात की ऑरेंज जोन की, अब हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल खत्म हो गई एक तरीके से। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आ रही है उसमें तो कम से कम ये 55 घंटे के लॉकडाउन से मैं तो बिल्कुल बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, और मैं कहूंगा ये एक तरीके से पूरी की पूरी प्रणाली का मजाक बनाना है कि हम कहें कि सैटरडे संडे का आपने लॉकडाउन कर दिया, मंडे से आप फिर नॉर्मल एक्टिविटीज में आ जाए।
अंकित, डॉक्टर अंकित, क्या आप डॉक्टर विनय की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इनका कहना है कि ये जो 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, इसका फायदा नहीं होने वाला। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, ऐसे मेडिकल की जो बातें हैं, चाहे डॉक्टर गुलेरिया ने कही है, चाहे डॉक्टर भार्गव ने कही, चाहे डॉक्टर अग्रवाल जी ने कही, सबका वही है क्योंकि हम इस लॉकडाउन से क्या हासिल करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट। अगर हमसे चाहते हैं कि हम संक्रामकता है उसको हम रोक पाए, उसको रोकथाम कर पाए, तो फिर 55 घंटे का लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी अगर हमें जो क्वारंटाइन जितने भी कहा जाता है कि कोई इन्फेक्शन है वो दूसरे को इन्फेक्शन ना दे पाए, तो तभी कैसा कर पाएगा वो 14 दिनों के लिए कम से कम घर के अंदर में बंद रहे। आप 55 घंटे का लॉकडाउन अगर करते हैं तो वो अभी मंडे से नॉर्मल अगर आ जाते हैं, इससे बेसिकली हमें सबसे बड़ा जो फर्क पड़ रहा है लॉकडाउन ओपन करके बंद करके फिर ओपन करने का, जो पब्लिक मेंटेलिटी की जो फर्क पड़ जा रही है कि वो उस चीज को नॉर्मल समझ ले रहे हैं कि अब जो चीजें नॉर्मल हो गई हैं इसलिए लॉकडाउन खोल गया है। तो मेरे हिसाब से ये इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी जितने भी ये लॉकडाउन अब खुल गया है, जो 48 घंटे से बंद था, अब हम अपने नॉर्मलसी में वापस आ सकते हैं। और उस नॉर्मलसी में जब वो वापस आ रहे हैं तो जो जो चीजें हम कर रहे थे, जो जो हिदायतें बताई जा रही थी, वो चीजों का फॉलो नहीं हो रहा है, कोई उसका अनुपालन नहीं कर पा रहा है। एक बहुत अहम चीज आपने बताई है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर राहुल, क्या वाकई ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि जब तक लॉकडाउन था तब तक लोगों में एक डर, एक दहशत नाम की चीज थी और ये लग रहा था कि हाँ, आपको एहतियात के साथ बाहर निकलना है, जरूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना है। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, लोगों का बाहर आना जाना शुरू हुआ, लोगों का काम पर जाना शुरू हुआ, तो उसके बाद वो डर, वो भय नाम की चीज भी निकल गई और उसके बाद अब ये लग रहा है कि सब कुछ स्मूथली हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, कोरोना से लोग रिकवर कर रहे हैं। तो बाहर लोगों का खाना पीना भी शुरू हो गया है, बाहर लोगों का जाना भी शुरू हो गया है और बाहर लोगों से मिलना, कांटेक्ट में आना भी शुरू हो गया है। नेहा जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया। इस प्रकार से रोज का कम्युनिकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री से होता है तो एक सराहनीय है इस बात को कि हाँ, हमारी रिकवरी दर 70% हो गई। बट हमने उसके साथ में क्वेश्चन नहीं लगाया कि अगर हमने अभी क्वेश्चन नहीं रखा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, मास्क पहना, तो ये 70 से 7% हो जाएगा। इसकी अपनी कंपल्शन जरूर हो सकती है। जो कम्युनिकेशन पब्लिक में गया तो ये गया बहुत जगह कि अब सब नॉर्मल है, सब कैजुअल है। तो देखिए अब किस तरीके से रोज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं। रोज आप देखिए मास्क पहन के गुरुग्राम में आप शाम को निकल जाइए, ना ठेले पे ना ठेले से खरीदने वाले लोग मास्क पहनते हैं। इसी वजह से कारण है नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। कंपल्शन है इकोनॉमी के लिए खोलना है, बट वेयर इज द कम्युनिकेशन टू द पब्लिक कि उन्हें क्वेश्चन कहना है। सिर्फ ये बोलते ना कि मास्क पहनना और ट्वीट कर देता, इससे क्या हमारी व्यवस्था ठीक रहेगी? क्या दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में बढ़ते हुए केसेस जो हैं, जो गांव में केसेस हैं, अभी ये अर्बन नहीं है, अर्बन के साथ रूरल भी है, क्या वहां तक ये कम्युनिकेशन पहुंच भी रहा है कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई स्टार्ट हुई है और लड़ाई को स्टार्ट करने के लिए आप अपना गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप हेड दिखाना चाह रहे हैं या आप कैजुअल दिखाना चाह रहे हैं कि सब ठीक है, अब अपने काम पे जाइए। मुझे लगता है कि इसका बैलेंस व्यू देते हुए कि हाँ, लोग ठीक हो रहे हैं ताकि वो बहुत ज्यादा ना डरे, बट क्वेश्चन करना भी और बार बार फाइनल लेवल पे 70 दिन के लॉकडाउन के बाद भी, 50 दिन के लॉकडाउन के बाद भी शायद मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना हमारे डीएनए में नहीं गया। इसी का कारण है ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? इटली में, स्पेन में बीचेस खुल गए, लोग बीचेस जाना स्टार्ट हो गए, सब जगह हो गया। हिंदुस्तान में क्यों नहीं कंट्रोल आ रहे? सब जगह जहां लॉकडाउन खुला वहां पे नंबर्स गिर रहे हैं। इटली, ब्राजील और यूएस ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोग मास्क पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। तो आपके सामने रिजल्ट है किस प्रकार से इन तीनों कंट्रीज की हालत। ठीक है डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, क्या ये एक मुख्य वजह है कि इस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, या फिर वजह ये है कि जांच ज्यादा हो रही है? देखिए, जांच ज्यादा होना और केसेस ज्यादा होना तो नेचुरली, ये मैं इसमें जांच को दोष नहीं दूंगा। केसेस ज्यादा है, आइडेंटिफाई हो रहे हैं क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। इसका मतलब इतने नंबर के केसेस जो हैं वो आज पीड़ित हैं कोविड से, ये इसको दर्शाता है।
तो जांच ज्यादा होना तो जरूरी है, जांच होनी चाहिए और भी ज्यादा होनी चाहिए, मैं इसमें सोचता हूँ। लेकिन मेरा साथ साथ ये भी कहना है कि जैसे कि हमने पिछले 40-50 दिन में, अब तो 70 दिन से भी ज्यादा हो गए, हमने जो एक लोगों में चाहे वो भय या डिसिप्लिन, या हमने एक कोरोना के बारे में उनको एक तरीके से कोरोना की जो बुरी वो है उसका प्रचार किया और लोगों ने उसको माना भी, जो उसको हमने लोगों में बिठाया, जो लॉकडाउन की एक सफलता भी थी। लेकिन साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है कि जब हमने लॉकडाउन खोला तो हमारी लैक्सिसिटी वो प्रोबेबली लॉकडाउन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में भी खुल गया, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिसिटी आने से ये सब कुछ हुआ जो कि आज हो रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त रहे और लॉकडाउन के बाद भी अगर रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उस रिलैक्सेशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आज जरूरी है, ना कि कंपल्सरीली हम आगे तक लॉकडाउन करें, लेकिन डिसिप्लिन होना ये बहुत जरूरी है, और वो उसके लिए सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। धारावी का आपने एक एग्जाम्पल लिया, धारावी तो बिल्कुल अनपढ़ जगह थी जहाँ पे मजदूर लोग रहते थे। धारावी में उन्होंने, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था, लोकल कमिश्नर था बीएमसी का, उसने एक स्टेप लिए, वहाँ की लोकल एसोसिएशन ने मदद की, और उस सब के बावजूद जो स्टैंड लिया गया वो आज WHO में भी सराहनीय है। हमने वहाँ के केसेस को कम कर दिया, वहाँ की मोर्टेलिटी को कम किया। इस तरीके के स्टेप्स हमें लोकलाइज कंटेनमेंट जोन्स में और बाकी जोन्स में लेने पड़ेंगे, ना कि हम एक पॉपुलिस्ट अप्रोच लें कि हमने 24 घंटे बंद कर दिया, 48 घंटे बंद कर दिया, अब ये बंद कर दिया, अब शराब की दुकानें खोल दी। अब उस तरीके की चीजें जो हैं वो इस सब को जुटलाती हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राहुल, देखिए, सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी और पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर हम न्यूजीलैंड में देखें, 2 लोग तो क्वारंटाइन से जल्दी रिलीज किए गए और वो पॉजिटिव आए तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। दूसरी चीज है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन कहाँ है? क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की, क्या सारी जिम्मेदारी डॉक्टर की है? इसकी जिम्मेदारी है। अगर लोगों को अपने आप को बचाना है तो लोगों को खुद का पार्टिसिपेशन लाना जरूरी है और खुद मास्क पहनना जरूरी है। नहीं, ये धारावी का जो एग्जाम्पल सामने आया है, जाहिर तौर पे वहां पर सरकार ने पुख्ता कदम उठाए, जो लोकल प्रशासन है उनके स्तर पर भी बहुत बेहतर काम किया गया, लोगों ने भी उसमें सहयोग दिया। तो क्या इसको एक एग्जाम्पल मानते हुए क्या हम ओवरऑल इंडिया में या पूरे भारत में क्या इस तरह की चीजें नहीं कर सकते जिससे कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके? नेहा जी, क्या भीलवाड़ा इससे पहले गुजरात नहीं हुआ था? क्या उससे पहले आगरा नहीं हुआ था? अब रवि नहीं हुआ, इससे पहले केरला नहीं हुआ? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोगों ने स्मॉलर एरियाज में बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस को रखते हुए उन्होंने चीजों को पाया है। बस जरूरत है सबको ऑनेस्टली विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, विद द राइट कम्युनिकेशन करने की, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो ये 4-5 उदाहरण ऐसे हैं जिसको WHO मानता है कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिवली हम एग्रेसिवली काम करते हैं। अब बिहार में आज से पहले 7 दिन का, अब 7 दिन का लॉकडाउन स्टार्ट किया जा रहा है जब नंबर केसेस बढ़ने लग गए। उसी प्रकार से उत्तराखंड में अब बात हो रही है कि काशीपुर में लॉकडाउन कर दिया गया, और ये सिंबॉलिक 2-4 दिन के लॉकडाउन से कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज, टेस्टिंग बढ़ने के साथ नंबर कम हो वो सही विजय है। टेस्टिंग बढ़ने के साथ नंबर बढ़ते रहे वो विजय नहीं है। असली विजय तब है जब टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, रोज के हिसाब से 50,000 60,000 आप जाके करा सकते हो, अंकित जी करा सकते हैं, मैं करा सकता हूँ एट फिल, और हम नेगेटिव आते रहे, वो विजयी का कारण बनेगा और वही विजयी स्टेप भी। नहीं, अगर दिल्ली में नंबर नहीं बढ़ रहे तो यानी कि कोरोना कंट्रोल करने में हम कामयाब हो रहे हैं, ये माने? तो अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल लें, आज से जब 3 या 4 तारीख की आप बात समझिए, इस हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन होने के साथ ही नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे थे। 12-13 तारीख से अमित शाह जी ने आगे कंट्रोल किया, लोगों का सहयोग माना, कंटेनमेंट जोन बनाए, स्ट्रिक्ट चालान करना स्टार्ट किया, टेस्टिंग बढ़ाई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई। अब देखिए नंबर किस हिसाब से बढ़ते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी आए, उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर पाई है सरकार, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन, तो अमित शाह जी का नाम ले लीजिए क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, मेडिकल के लोग हैं, तो जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिवली बताई गई सरकार नाकाम रही, ठीक है,
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार नाकाम रही, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर अंकित कि क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सरकार चाहे तो कोरोना को कंट्रोल बखूबी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नाकामी है सरकारों की, प्रशासन की, यही वजह है कि कोरोना को ना ही कंट्रोल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस पर बयानबाजी हो रही है? नेहा जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है। सरकार को कई चीजें सख्ती से लगानी चाहिए कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, बाजार में देख रहे हैं, मैं तो, और दिल्ली में भी है, चाहे आप दिल्ली हो गया चाहे एनसीआर में कहीं पर भी जाके देखिए, जब एक बार दुकानें खुली वहां पे रूल्स की धज्जियां उड़ी, जब सर आपकी दुकानें खुली थी, उसके बाद में और नॉर्मल जब मार्केट खुल गए हैं वहां पर भी आप जाकर अगर देखते हैं तो कोई किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सख्त नहीं होगा लोग उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। शायद हम भारतीय लोगों की यही विडंबना है कि हम जब तक हम पे सख्ती नहीं की जाती है हम किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं तो जो यही कहूंगा कि अगर हम रूल्स को अगर सख्ती से फॉलो नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती करनी पड़ेगी। अब मैं हॉस्पिटल में भी रहता हूँ, हॉस्पिटल में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आ रहे हैं बिना मास्क के वापस चले आ रहे हो तो हमें अपने कर रखी है कि हम बिना मास्क अंदर नहीं आने देते हैं, लेकिन लोग जब बात कर रहे हैं तो भी बात करते समय मास्क उतार देते हैं, तब वो बात करते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं तो भी मास्क उतार के बात कर रहे हैं। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मल पब्लिक उस चीज को फॉलो नहीं कर रही है। हम ये पहले दिन से जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके ये लगभग 4 महीने हो गए और सारे डॉक्टर्स हो गए, आप लोग हो गए, सब लोग यही बता रहा है कि हैंड हाइजीन फॉलो करिए, मास्क फॉलो करिए, लेकिन भारतीयता में अभी भी हम देखा जाए तो ये हमारे अंदर जो अभी बिल्कुल भी नहीं आया है इस चीज को। ठीक है डॉक्टर विनय, पहले दिल्ली में ऐसा क्या था कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे और अब ऐसा क्या हो गया कि अब कंट्रोल है काफी हद तक, क्यों? देखिए नेहा जी, बड़ा सिंपल है। अभी राहुल जी ने बताया कि आप भीलवाड़ा का एग्जाम्पल लें, आप धारावी का एग्जाम्पल लें, आप केरला का एग्जाम्पल लें, या जहां जहां सक्सेस स्टोरी है वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस स्टोरीज, जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपरली चीजों को कोऑर्डिनेट किया है वहां पे सक्सेस भी मिली है, पब्लिक ने साथ दिया है, मेडिकल प्रोफेशन भी उनके साथ खड़ा हुआ है। दिल्ली की जहां तक आप बात करते हैं, मैं तो बड़ा क्लियरली कहूंगा कि दिल्ली में जो खोखलापन था आज 11-12 तारीख से पहले जून में, जबकि प्रोपोगंडा ज्यादा था, काम कम था। दिल्ली के टोटल 11,000 बिस्तर जो टोटल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, 5,000 बिस्तर कोविड अस्पताल बनाए थे। आप ही लोगों ने कवर किया था कि एलएनजेपी अस्पताल में क्या हो रहा है और बाकी हॉस्पिटल का हाल दिखाया था। लेकिन जैसे ही एक सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर आया जिनका नाम अमित शाह है, मैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जब सारी एजेंसीज को बैठाया, मिला के बैठाया, एश्योर किया कि मैं आपके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी है, हर तरीके की मदद करने को तैयार है, और सब एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट किया। रिजल्ट आपके सामने, आज पिछले 10 दिन से यहाँ के नंबर बढ़े नहीं है, बल्कि अमित शाह तो गृह मंत्री है ना, केंद्रीय गृह मंत्री है और पूरे देश पे शासन करते हैं, तो ऐसे में तो पूरे देश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं उनको सिर्फ दिल्ली में मंत्री की तरह, मैं उनको केंद्रीय गृह मंत्री की तरह से नहीं देख रहा हूँ, मैं उनको एक कोऑर्डिनेटेड एजेंसी की तरह से देख रहा हूँ कि जिन्होंने सारी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट किया और किया, उसके रिजल्ट आए। वो तो पूरे देश के लिए करना चाहिए ना। आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए नेहा जी, वेस्ट बंगाल में क्या हो, क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? वेस्ट बंगाल वाले दूसरे लॉकडाउन तक लॉकडाउन करने के लिए तैयार नहीं थे, बहन जी मानने को तैयार नहीं थी कि वहां पे कुछ हो रहा है, और आज सडनली आप कह रहे हैं 4थे नंबर पे वेस्ट बंगाल पहुंचा हुआ है। सिर्फ इसलिए पहुंचा हुआ है कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था वहां पे, सरकार मानने को तैयार नहीं थी, सरकार तो उलझने को तैयार थी सेंट्रल गवर्नमेंट से हर चीज में। लेकिन आज सडनली जब लोग रियलाइज किया कि ये सब केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सिचुएशन वहां पर क्या है। और ये वो एरियाज भी हैं जहाँ पे फिगर्स को छिपाया जा रहा है, जहाँ पे मौतों को छिपाया जा रहा है, जहाँ पे क्योंकि इंतजाम नहीं है, बताया नहीं जा रहा है। उसके बाद भी अगर हम 4थे नंबर पे पहुंचे तो मैं कहूंगा वेस्ट बंगाल मस्ट भी 2nd नंबर या 3rd नंबर पे आएगा हिंदुस्तान। ठीक है, तो डॉक्टर राहुल, क्या एकमात्र सख्ती ही इसका उपाय है कि आप कोरोना को हरा सकते हैं? जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे, आपने कहा कि अमित शाह आए, उन्होंने सख्ती की, बाकी तमाम चीजें उन्होंने बेहतर की, तमाम एजेंसियों से कोऑर्डिनेट किया, ठीक है, लेकिन सख्ती उसमें क्या एक महत्वपूर्ण कारगर उपाय है? जब तक आप नहीं करेंगे, लोग नहीं मानेंगे, घर से बाहर निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे। नेहा जी देखिए, इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। सख्ती के बाद भी तो लोगों ने ही फॉलो करना है ना।
धारावी में तो इतनी छोटी चाल है जहाँ पे इस एक कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में 4 लोग रहते हैं। लेकिन सर इतनी लोग तो ट्रांसमिशन पहले भी होता है। दिल्ली के वही थे, आज भी दिल्ली के वही है। तो जैसे ही सख्ती हुई वैसे ही लोगों ने आना बंद हो गए। सख्ती घर से मानेंगे बाहर आप, निकलना सख्ती बंद हो बहुत गया। ज्यादा कारगर है यहाँ पर। सख्ती जरूरी है विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि वही ट्रांसमिशन को रोक सकती है, वो ब्रेक द चेन कर सकती है, अदरवाइज नहीं होगा। सख्ती का ये भी मतलब है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही। आपने 1 तारीख के बाद से खोल के कितने स्टेट कांटेक्ट ट्रेसिंग करने आप ये बताइए। जैसे ही कंटेनमेंट जोन, तो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का फंडा था वो बहुत अच्छा था। अनलॉक हुआ 1 तारीख के बाद से, वो सब लोग भूल गए। अब क्या हुआ, जब से हम 11-12 तारीख के बाद सक्सेस स्टोरी देखिए, अगली बार WHO बोलेगा दिल्ली के लिए कंटेनमेंट जोन में चालान काटे गए, कंटेनमेंट जोन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, और इसकी वजह से वो ब्रेक का ट्रांसमिशन हो गया। अगर हम ये नहीं करेंगे नेहा जी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है नंबर्स को नीचे ले आए। इटली में कैसे हो गया, स्पेन में कैसे हो गया, और कब तक आप घर में रहेंगे। रोज के आंकड़े बता रहे हैं, अब इंग्लैंड के आंकड़े बताते हैं कि 35,000 कैंसर लोगों की डेथ हो जाएगी लॉकडाउन की वजह से। सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, तो कब तक लोगों को घर में रखेंगे। इसका एकमात्र तरीका है रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्ट एंड रिड्यूस द मोर्टेलिटी बाय गिविंग गुड हॉस्पिटल सर्विसेज। बिल्कुल, इसका जो एकमात्र तरीका है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और कारगर उसको साबित करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो ना आए और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ना बढ़े, उस पर कम से कम नकेल कसी जा सके। बात कर रहे हैं स्पेशल एडिशन में कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए और क्या कुछ कारगर कदम उठाए जाए। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो हालात और जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जब 8 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, 8,20,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं देश भर में, और लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में यानी कि 24 घंटे की अगर हम बात करें, तकरीबन 27,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच रहा है, जब 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो हैरान और परेशान दोनों ही करते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब किस तरह से कारगर कदम उठाए जाए कि इस बढ़ते हुए आंकड़े पर कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर विनय, देखिए, जहां तक हमारे कंट्रोल, कोविड को कंट्रोल करने के जो मैकेनिज्म है विल रिमेन द सेम। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारों को मिलजुल कर काम करना होगा, ये भी बहुत जरूरी है, और पब्लिक को उसमें सहायता देनी पड़ेगी। ये आप अगर ये आंकड़े अगर हम ध्यान से देखें तो उन स्टेट्स में ज्यादा बढ़ रहे हैं ये आंकड़े जहां पे कंट्रोल रीजनेबली कम है। उन सिटीज में, उन कंटेनमेंट जोन्स में जो जोन्स थी जहां इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं, कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट है, कुछ स्टेट में ये आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां टेस्टिंग बढ़ रही है। चाहे आप बिहार के एग्जाम्पल ले लें, अब उड़ीसा में अभी कम है केसेस को, आप बंगाल का एग्जाम्पल ले लें, ऐसा इवन उत्तर प्रदेश में हम देखें तो 30,000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है। 36-40,000 का ये आंकड़ा कम इसलिए है कि मुझे लगता है टेस्टिंग अभी कम हो रही है, लेकिन केसेस डेफिनेटली ज्यादा है। तो मुझे लगता है इसकी तरीका तो एक ही है कि अब हमें एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो हमारे नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको, मेडिकल प्रोफेशन को, मेडिकल एसोसिएशंस को और अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर इसकी एक वो बनानी पड़ेगी, एक स्कीम, और उस स्कीम के हिसाब से चलेंगे। एंड मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोरोना और डॉक्टर, इनके बीच में जो लोग आए हुए हैं वो उसमें सारे में गड़बड़ कर रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन को साथ में, अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट्स नहीं है, रणदीप गुलेरिया हैं, डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, और उन लोगों की ओपिनियन को साधते हुए और जो अनगिनत हमने पावर्स अपने डिस्ट्रिक्ट में दी हुई हैं, उन पावर्स को भी तरीके से इस्तेमाल करते हुए अगर हम करेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये कहते हैं कि कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन इस वक्त जरूरी है। क्या लगता है कि लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है कि इस समस्या से उभरा जा सकता है? क्योंकि इससे पहले तो हम 2 महीने का लॉकडाउन देख चुके हैं सर। तो नेहा जी, लिमिटेड लॉकडाउन इज द आंसर। पूरा लॉकडाउन नहीं कर सकते, गुरुग्राम को लॉकडाउन नहीं कर सकते, आप पूरे दिल्ली को लॉकडाउन नहीं कर सकते। आपको अब स्ट्रैटेजिकली डेटा इज न्यू ऑयल जैसे हम कहते हैं, डेटा और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जहां ज्यादा लोग आते हैं वहां पे आप कंटेनमेंट जोन बना के लॉकडाउन रखिए, चीजों को आप उनके तक चाहिए,
एक जगह को बाहर निकालिए, अभी हो पाएगा। आप सोचिए कि पूरे शहर बंद कर देंगे, उससे फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा और सुसाइडल टेंडेंसी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, सुसाइड बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था खराब से बदतर होती जा रही है, वो हमारे लिए और हानिकारक बनेगी। तो जरूरत है इस समय इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस करके ये डिसाइड करने की किस जगह लॉकडाउन करना है, मुझे किस प्रकार के बेड चाहिए, मुझे किस प्रकार से मोर्टालिटी कम करना है। देखिए, पब्लिक में अगर नंबर बढ़ भी रहे हैं तो बढ़ते दीजिए। मेरा सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है वो 550 मौतें, उसका विश्लेषण होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो क्यों हुई। नंबर 1 लाख बढ़े, 2 लाख बढ़े, 3 लाख बढ़े, अगर मेरी मोर्टालिटी 0.5% से कम है, ये चिंता नहीं है। तो सिंपल एज दैट, नंबर बढ़ते दीजिए। नंबर तो एक दिन बढ़ के पीक आए कि फिर नीचे आने लगेगा। तो हमारे को मोर्टालिटी बताना है। तो आपके पास जो आंकड़े अभी तक मृत्यु हुई है 22,000 की, उसका डेटा निकालना आवश्यक है कि कैसे मैं उन मृत्यु को बचा सकता हूं, कैसे मैं आगे आने वाली चीजों को उनको सही टाइम पे बेड दे सकता हूं ताकि मृत्यु ना हो। इससे लोगों में भय कम होगा। सरकार ने ऑलरेडी रेट्स कम कर रखे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा का फायदा उठा सकते हैं, बट मोर्टालिटी रिड्यूस करिए ताकि लोग थोड़े बाहर भी निकल पाए, आर्थिक व्यवस्था भी चल पाए और मोर्टालिटी का भय ना रहे। ठीक है। एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर अंकित आपसे है, क्योंकि जो मृत्यु दर है वो कम है, ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि भारत में मृत्यु दर कम है, लेकिन क्यों है, कम भी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है, जिस बात का जिक्र अभी राहुल जी कर रहे थे कि जितने लोग अगर कोरोना से मरे हैं वो भी क्यों मरे हैं, ये भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है। क्या नहीं लगता आपको? देखिए नेहा जी, जैसे हम लोग, मैं खुद कोरोना पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ और हमारे अस्पताल में लगभग 100 पेशेंट्स भी हैं कोरोना के, और हमने भी देखा है कि लगभग पिछले 1-1.5 महीने में जो कोरोना में हुए हमारे यहाँ डेथ बहुत कम हुई है, हार्डली 3 या 4 हुई हैं अभी तक जो भी डेथ हुई है हमारे यहाँ। तो अभी तक जो मैंने भी जो देखा हुआ है कि कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट जो इलाज का जो विषय है कि जो डेथ उन्हीं में लोगों में हुई हैं जिनमें कोई न कोई कोमॉर्बिडिटीज थी। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जो जिनको कुछ नहीं है पहले से, उनमें हमने देखा है ये पेशेंट कितनी भी खराब अवस्था में आया है, अगर उसका प्रॉपर इलाज सही टाइम से इलाज हो जा रहा है तो वो 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन जो भी लग रहे हैं, बट वो ठीक होके जा रहा है। जो डेथ जो भी हुई हमारे 3 या 4 पेशेंट की, वो काफी ऐसे पेशेंट थे जिनकी किडनी वो काफी खराब थी और वो डायलिसिस पे चल रहे थे, या हार्ट का काफी प्रॉब्लम था, हार्ट की फंक्शनिंग काफी खराब थी, इस तरह के पेशेंट्स की ही डेथ हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज है, लोगों को समझाना है कि जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं आप उस पर वेट मत करिए। हम कोई बाहर अपनी आपको सिम्टम्स जैसे भी पहले दिन लगते हैं, क्योंकि हमने देखा है इनसे पेशेंट्स के इलाज करते हुए कि आप जितनी जल्दी अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपने इलाज के लिए जो भी हमारे पास संभव है इस समय ISMR के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी संभव है जो हम दे रहे हैं, तो पेशेंट्स की रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। जो लोग लेट आ रहे हैं उन लोगों में ही ज्यादा चांस, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो अभी तक जितने भी पेशेंट्स हमने लगभग 400-500 पेशेंट जो भी ट्रीट किए हैं, इनके हिसाब से हमने ये देखा है कि आप जितनी जल्दी हमारे पास पहुंचते हैं उतना जल्दी है आपका जो कॉम्प्लिकेशन होने का रेट काफी कम होगा। और जितनी जल्दी इलाज स्टार्ट हो जा रही है, अगर चाहे आप क्योंकि कंडीशन खराब भी है, लेकिन अगर आप जल्दी पहुंच जा रहे हैं और आपका इलाज जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है तो रिकवरी भी जल्दी हो रही है। तो मोर्टेलिटी कम होने का जो सबसे बड़ा भारत में जो है बहुत ढेर सारे रीजन हो सकते हैं। जो पहले बताया गया कि BCG वैक्सीनेशन किया गया है, या और भी कई रीजन है, जो स्ट्रेन्स हैं वो स्ट्रेन्स इतने विरुलेंट नहीं है, वो रीजन हो सकते हैं। बट मोर्टेलिटी जो भी हो रही है वो भी उन्हीं लोगों में हो रही है जो जिनके अंदर में पहले से कोई ना कोई बीमारी थी जो कंट्रोल नहीं थी। ठीक है डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी। कई कंपनियों ने दावा भी किया, कई देशों ने भी दावा किया कि हम तो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस वैक्सीन निकल के सामने नहीं आई है, कोई ठोस रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि अभी तक तमाम देश लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स, तमाम रिसर्चर इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, क्यों? देखिए, किसी भी बीमारी की अगर, और इस प्रकार के विरुलेंट बीमारी की जो कि बहुत तेजी से फैल रही है, इसका उपाय निकालना और इसकी वैक्सीन निकालना
बहुत लंबा प्रोसेस है। इतना आसान नहीं है कि हम 20 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में या 8 महीने में आए। एक वैक्सीन को ये करना कि एक कारगर वैक्सीन है, उसके काफी सारे ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं और कई बार कई सेक्शन के लोगों में ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं और जब वो उस पे खरी उतरती है तब हम उसको वैक्सीन के रूप में देखते हैं और उसके बाद भी उसकी एफिकेसी जो है वो धीरे धीरे पता लगती है कि क्या एफिकेसी है। हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन में देखा कितने साल लग गए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को आने में। हमने पोलियो वैक्सीन को देखा, कितने साल लगे हमें पोलियो को इरेडिकेट करने में। इसी प्रकार से अगर हम वैक्सीन को कोविड की देखते हैं तो मैं तो अभी नियर समय में इसका कोई आंसर नहीं पाता हूं। कम से कम 6, 7, 8 महीने अभी मिनिमम हमको वेट करना पड़ेगा कि अगर वैक्सीन कोई आएगी वैक्सीन के नाम से और वो फाइनली कितनी कारगर है वो उस पर पता लगेगा कि वो भी अगर नंबर्स कम हो रहे हैं और हम उससे बचा पा रहे हैं तब पता लगेगा। वो कौन से स्ट्रेन की वैक्सीन है ये भी अकॉर्डिंगली पता लगेगा। तो ये कह पाना कि वैक्सीन अक्टूबर में आ जाएगी या दिसंबर में आ जाएगी, मैं इसके साथ नहीं हूं और मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, इसमें अभी समय लगेगा। दूसरा बात जो अभी अंकित जी ने बताया, इसमें मैं बात करूं, अंकित जी ने कहा हमें हमारा सारा एम जो है, क्योंकि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहे हैं, हमारा एम मोर्टेलिटी को कम करना होना चाहिए। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो केसेस अर्ली आ रहे हैं, टाइमली आ रहे हैं और उनका टाइमली इलाज हो रहा है, उन केसेस की मोर्टेलिटी को हॉस्पिटल बचा पा रहे हैं, हम डॉक्टर्स उसको डेफिनेटली बचा पा रहे हैं। और यही कारण है क्योंकि हम लोग यूरोप और उसके बाद जब उनके नंबर्स बढ़ गए तब इंडिया में आना शुरू हुआ। तो हमारे पास यूरोप का और अमेरिका का एक एग्जाम्पल था, उससे हमने सीखा और हमारी सरकार ने लॉकडाउन को प्रॉपरली किया जिससे कि आज हम इफेक्टिव मेजर्स ले पा रहे हैं और हमारी मोर्टेलिटी जो यूरोप में 7% और 6% है, हम अभी 3% और 3% से कम पर। ठीक है डॉक्टर राहुल, सवाल ये भी है कि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, अब क्या कुछ कारगर कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए जाने चाहिए? क्योंकि देखिए ऐसी भी चीजें निकल के सामने आ रही है जब लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट हो रहा है तो ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, ट्रैकिंग हो रही है तो उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जिस TTT पे हम लगातार उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या अभी भी हम उस पर मौजूद हैं? क्या इन TTT पे काम हो पा रहा है? नेहा जी, अब जरूरत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेल्थ एक स्टेट चैप्टर है और हर स्टेट अपने अपने हिसाब से हेल्थ को चला रहा है। और हमारे को ये समझना जरूरी है कोरोना स्टेट चैप्टर नहीं है, कोरोना देश की आपदा है, देश पे आपदा है और देश के लिए आपदा है। अब से ये जरूरी कि स्टेट का हेल्थ चैप्टर को छोड़ के सेंटर के निरीक्षण में एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी रहे जो एग्रेसिवली ट्रेसिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन पे बात ताकि जब तक ये नहीं होगा साथ में क्लियर कम्युनिकेशन टू द पब्लिक कि डूज एंड डोंट्स क्या है। प्यार से मान जाइए, प्यार से नहीं मानते तो आपको सख्ती करके नियम कानून के तहत आप पे चालान होगा। इससे लोग डरेंगे भी और अपना नॉर्मल जीवन भी पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है इसमें वेरियस IMS का पार्टिसिपेशन। जो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर कर रहे हैं तो कोरोना से झेल रहे हैं कोरोना की मार, तो कहीं भी इस डिजिटल इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, तो ऑन ग्राउंड है। तो उस कमेटी में डॉक्टर्स जो कि ऑन ग्राउंड कमेटी पे काम कर रहे हैं फीडबैक लेके मैकेनिज्म क्रिएट करते हुए हमारे को कमेटी में होना चाहिए ताकि एक अच्छी सुदृढ़ पॉलिसी बन पाए, डॉक्टरों के हित को भी मद्देनजर रखते हुए कि डॉक्टरों की परेशानियां क्या है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, जब हम कहते हैं कि हम IT का हब है वर्ल्ड में, हमारे पास इंफोसिस है, हमारे पास टाटा है, हमारे पास TCS है, तो वो डेटा मंचिंग कहाँ है, वो डेटा क्रंचिंग कहाँ है IT की तरफ से जो AI डेवलप करके ये बता पाए कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। क्या आपने आज तक एक ही रिसर्च पेपर देखा? 17 लाख लोगों की स्टडी करके UK NHS ने पब्लिश कर दिया पेपर और उसने साइड इफेक्ट्स और फैक्टर्स बता दिए कि मोर्टेलिटी के फैक्टर्स कहाँ हैं। क्या हमारे पास 22,000 पेशेंट का कोई डेटा है कि कौन से लोग मरेंगे और कौन से लोग जी जाएंगे ताकि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए? तो डेटा एनालिसिस करके स्मार्ट और इंटेलिजेंट कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी लाना जरूरी है। तभी हम ऑप्टिक्स को हटाते हुए जब हम रियल फैक्टर्स को मॉड्यूलेट करेंगे तो हमारा भी नहीं, पूरा देश इस समय विश्व के लिए एक मिसाल बन जाए। बिल्कुल मिसाल बनना भी चाहिए ताकि
बाकी देश भी भारत से सीखे, इस तरह की मिसाल पेश करने की फिलहाल जरूरत है। लेकिन एक सवाल मेरा डॉक्टर विनय आपसे है, क्योंकि ये भी कहा गया था, कुछ डॉक्टर्स ने भी रिसर्च किया था हाल ही में और ये कहा था कि जो कोरोना वायरस है, हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि हवा में नहीं रहता है, लेकिन अभी जो रिसर्च सामने आया उसके तहत कहा गया है कि हवा में कोरोना वायरस रहता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक इसकी कोई प्रमाणित घोषणा नहीं होती, अभी तो 200-300 डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि ये वायरस जो है हवा में भी रहता है, राइट? आई मीन अगर हवा में रहता है, पहली चीज तो WHO ने इसको प्रमाणित घोषणा नहीं की है कि इसका इस तरीके का स्प्रेड भी है। एटलीस्ट किसी एजेंसी को उसको प्रूव करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। एंड अगर होता भी है, तब भी हम प्रिकॉशंस आज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए ले रहे हैं, वही लगभग प्रिकॉशंस है कि हमको हवा में उसके लिए लेना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग है, बाकी चीजें, इन सब पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि सिंपल फिनोमिना है कि सरकार को और हमारी जो एजेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है, उनको मिलजुल कर, सख्ती वर्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है, सख्ती नहीं, आपस में मिलजुल कर एक तरीके से काम करना पड़ेगा। लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, मेडिकल प्रोफेशन का कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। और तब तक हम ट्रेसिंग नहीं करेंगे, अब ट्रेसिंग लगभग बंद हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हम ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर टेस्ट की ट्रेसिंग हो रही है, ट्रेसिंग नहीं हो रही है। अगर हम रिकॉर्ड में देते हो तो देते जरूर होंगे, लेकिन उस प्रकार की ट्रेसिंग नहीं है जो हमने 1 महीने पहले की थी। और इसीलिए हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी लैक्सिसिटी होती जा रही है। दूसरा, हमने जो होम आइसोलेशन का जो किया है, हमारी मजबूरी भी है कि हम होम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने प्रोविजंस नहीं है कि हम सबको आइसोलेट कर सकें मेडिकल फैसिलिटीज में या आइसोलेशन वार्ड में। लेकिन जो होम आइसोलेशन है, आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास का घर अगर देखें तो कहां से वो होम आइसोलेशन में रहेगा? कम से कम 4-5 लोग रहते हैं। तो इसीलिए अब हो क्या रहा है कि अब लगभग सारे के सारे परिवार इन्फेक्टेड आ रहे हैं। एक नहीं, 7-7, 6-6, 5-5 लोग उस घर के इन्फेक्टेड आ रहे हैं। तो उस प्रकार के इसको जब तक हम ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं करेंगे और उनको आइसोलेशन में नहीं रखेंगे, आइसोलेशन नॉर्म्स को प्रॉपरली नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम लगभग कम्युनिटी स्प्रेड पे जा चुके हैं। थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट एजेंसीज को ये कहने में दिक्कत हो रही है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, बट हम एज मेडिकल प्रोफेशनल जानते हैं जिस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं, ये हम लगभग कम्युनिटी स्प्रेड पे जा चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर विनय की बात से मैं बिल्कुल सहमत। मैं भी ये बोलने वाला था कि हम ऑन पेपर्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, पर ऑन ग्राउंड हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंकित, सवाल इस बात को लेकर भी है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वो दोबारा भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। क्या इसके चांसेस है? क्या इस तरह की कोई स्टडी, कोई रिसर्च निकल के सामने आया है? कुछ चाइनीज पेपर्स हैं, जो कुछ इटालियन पेपर्स भी हैं, मैक्सिमम चाइनीज पेपर्स हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कुछ में कि जहाँ पे री इन्फेक्शन के भी चांसेस 2 to 3% जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे जो नेगेटिव हो गए, उनमें 2 से 3% केसेस ऐसे भी रहे हैं जो री इन्फेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी का जो आनी चाहिए, जो संख्या आनी चाहिए, वो शायद नहीं आई हुई है। कोविड-19 में सबसे चीजें देखी जा रही है, जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कई लोगों का है वो बहुत अच्छा नहीं है, और इस वजह से उन लोगों में जिनमें कोविड एंटीबॉडी अच्छे से नहीं बन पाई है, उनके अंदर में री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और जो पेपर चाइना की तरफ से आया हुआ है वो ये बता रहा है कि लगभग 2 से 3% केसेस ऐसे भी रहे हैं जहां री इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए इवन आफ्टर जो अगर हम एंटीबॉडी की हम जांच नहीं कर पा रहे हैं, आप प्लाज्मा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब आप प्लाज्मा देते हैं अपना तो आपकी एंटीबॉडी की जांच हो जाती है, उस समय आप जान सकते हैं कि आपका एंटीबॉडी कितनी बनी है ठीक से। लेकिन अगर आप प्लाज्मा नहीं दिए हुए हैं तो अगर आपको नहीं मालूम है आपकी एंटीबॉडी कैसी है, तो आपको भी उसी तरह से प्रिकॉशंस कोविड होने से पहले जो नॉर्मल लोग ले रहे हैं, आप अगर कोविड निगेटिव होने के बाद में भी उसी प्रिकॉशंस आपको लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते नहीं कि आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कैसा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि एक बार कोरोना हो जाने से
मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा नहीं हो सकता है। हमें अपने प्रिकॉशंस में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रिकॉशंस हम पहले ले रहे थे, उसी तरह से हमें सेम प्रिकॉशंस आगे भी लेते रहना। ठीक है डॉक्टर राहुल, सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र अभी अंकित जी कर रहे थे, डॉक्टर अंकित का कहना है कि प्रिकॉशंस लेते रहे ऐसे लोग भी जो कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, वो खास तौर पर किस तरह से अपने सुरक्षा करें, किस तरह से एहतियात बरतें, क्या कुछ कारगर कदम उठाए जिससे कि वो दोबारा से कोरोना संक्रमित ना हो पाए? जी, कोरोना हुआ या नहीं हुआ, सब एक बराबर है। सबको वही चीजें करनी है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। किसी को कोई उसका प्रिकॉशन नहीं लेना, ना आप में कोई अंतर है ना मेरे में कोई अंतर है, सब एक बराबर है। और उसी प्रकार से चलिए, क्योंकि यही तरीका है जो शायद आगे चल के वैक्सीन आने के बाद भी कारगर रहेगा। तो न्यू नॉर्मल जो है वो मास्क आपका न्यू नॉर्मल है। अगर आप सोचें कि अगर आने वाले विगत दिनों में मास्क चला जाएगा, मास्क नहीं जाएगा। जैसे आप स्पेक्स पहनते हैं रोज, जिसकी चश्मा कमजोर होता है, आंखें कमजोर होती हैं, मास्क पहनना मैंडेटरी है। ये समझिए, मास्क पहनना जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बार बार मैं सब श्रोताओं को यही बताऊंगा कि आपको कोरोना हो या ना हो, कोरोना होने के बाद आपको इम्यूनिटी पास नहीं है कि आपके पास इम्यूनिटी पास है और आप बिल्कुल बेधड़क घूम सकते हैं। नहीं, तरीके वही हैं, प्लेन एंड सिंपल, मास्क, सैनिटाइजिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जो पीक पर पहुंच गए हैं क्या WHO डॉक्टर राहुल? हम पीक पर पहुंच गए हैं, जिस पीक का जिक्र आप लगातार प्रोग्राम्स के जरिए करते हुए आए हैं। नहीं, क्या अब ये समझिए 27,000 से ज्यादा मामले सामने आना, क्या हम पीक पर हैं? जी, अमेरिका में जिसकी हमारी पॉपुलेशन 35 मिलियन और हम 135 मिलियन में 50,000 मामले रोज आ रहे हैं, हमारे आधे ही हैं। अभी हम पीक नहीं पहुंचे, इंतजार करना है। पर पीक पे पहुंच भी जाए, नंबर से मत डरिए, मोर्टालिटी से डरिए, मोर्टालिटी से, ताकि हम रिसर्च करके ये बता पाए कि हमारे लोगों की जान ना जाए। हर आदमी के लिए, परिवार के लिए उसकी जान महत्वपूर्ण है, वो ना जाए, बाकी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है डॉक्टर विनय, ये कहा जा रहा था कि पीक पर जब जाएगा कोरोना उसके बाद डाउन होगा। क्या अभी हम ये समझे कि अभी हम पीक पे नहीं है, यानी कि आने वाले वक्त में और ज्यादा आंकड़ा बढ़ सकता है? ये तो संभावित ही नहीं, ये लगभग एक्सपेक्टेड है कि जिस प्रकार से नंबर हर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली पीक नहीं है और ये पीक अभी आने वाली है। अभी तो कुछ एरियाज में केसेस का शुरुआत हुई है। अब अगर अमेरिका में हम उन नंबर्स पे जा सकते हैं और जहाँ पे कि हम नॉर्मली समझते हैं कि वो मेडिकली ज्यादा हमसे एडवांस कंट्री है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में हम देखें तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो हम पीक के पास तक भी नहीं पहुंचे। ये केसेस और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। हमको बहुत केयरफुल रहना है और उस केयरफुल रहने में हमको जैसा हमने पहले 2-3 लॉकडाउन में जिस प्रकार से इस बीमारी को लड़ा और इस बीमारी को समझा, उस तरीके की लॉकडाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। उस अवेयरनेस को लेकर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और अच्छे होने चाहिए। और जहां तक ट्रेसिंग का सवाल है, अगर हम ट्रेसिंग को प्रॉपरली कर सके और अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हमारा साथ दे और मेडिकल प्रोफेशनल्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके उस ट्रैक कर सके लोगों को और उनको आइसोलेट कर सके, तभी हम इस महामारी को किसी स्टेज पर कह सकेंगे कि अब पीक आ गई और अब ये नंबर नीचे जा रहे हैं। ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि हम किस नंबर तक पहुंचेंगे। आप बता ही रहे हैं 8,26,000 और 8,30,000 के करीब हम पहुंच चुके। अगर आज की और फिगर्स लेके तो हम 8.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। और इस नंबर्स में अगर देखें, अभी कुछ स्टेट्स में प्रॉपरली टेस्टिंग भी शुरू नहीं हुआ है, तो उस नंबर्स का कहीं भी हम नहीं सर, सवाल ये भी है कि क्या उतनी रिकवरी हो रही है जितने मामले सामने आ रहे हैं? अगर इस तरह से चलता रहा तो जाहिर तौर पे आने वाले वक्त में एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा हो जाएगी और उस हिसाब से हमारे पास इंतजामात है क्या डॉक्टर विनय? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारा जो बेसिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ का, वो बहुत चरमरा गया है। रादर था ही नहीं, एक तरीके से वो चरमरा गया है। अभी जिन जिन स्टेट्स में हम उस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पा रहे हैं या उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, वहां पे हम कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। आज मैं बॉम्बे का एग्जाम्पल लूंगा, हम अभी कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो भी हम मैं कहूंगा कंट्रोल कर पा रहे हैं। स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने से सर क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? डॉक्टर अंकित, डॉक्टर्स कहाँ से लेके आएंगे?
लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम स्ट्रक्चर मजबूत कर लेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लेंगे, हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे, हम बेड्स तैयार कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स कैसे? सही नेहा जी, ये आप बिल्कुल बात आपने सही की है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, और मेरी जो सबसे बड़ी जो चिंता है ये है कि हम अभी तक अर्बन एरिया को देख रहे थे। जो पीक मैं कह रहा हूँ कि कभी तक क्यों नहीं आई है, क्योंकि जो अब ये रूरल एरिया में केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो अभी तक भी पहचान में नहीं आई हुई है, वो जब पहचान में आने लगेगी तो रियल पीक तक हमें मालूम चलेगा कि केसेस रियल में कितने हैं भारत में। तो अभी तक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हम ये पीक जानते ही नहीं है। जब तक हम रूरल एरिया और बाकी जगह टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमने पीक हासिल किया है कि नहीं किया है। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम जैसे आपने कहा हम बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप देखें कि डॉक्टर्स के नंबर तो आप एक साथ अचानक से नहीं बढ़ा सकते, आप 1.5 साल बढ़ा सकते हो, बट आप एक दिन में 10,000 डॉक्टर्स को नहीं ला सकते हो। और उसकी वजह से जो एक सिंगल डॉक्टर से भी बहुत ज्यादा आपको भार पड़ रहा है, और हम डॉक्टर कम्युनिटी इसको सहन कर रहे हैं। जिसमें से आपने भी देखा होगा कि एटलीस्ट इंडिया में ही अगर हम देखा जाए तो मोर देन 150 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, अगर हम कोरोना वायरस के देखा जाए। ठीक है, बहुत ही दुखद। ठीक है। डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राहुल, तो मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीक का कंसेप्ट है ये शायद लाजमी ना हो। जब तक पीक आए तो पता चले कि सेकंड वेव आनी स्टार्ट हो गई। तो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी हर्ड इम्यूनिटी कहीं नहीं पाई गई। तो 60% लोग ग्रसित हो गए, उसके बाद उसका ट्रांसमिशन रुक गया। अभी भी हम देख रहे हैं कि जिनको लोगों को एंटीबॉडी टाइटर बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पिछले 10 दिनों में 8 या 10 लोग ऐसे हैं जिनका एंटीबॉडी टाइटर चेक कराया गया तो लेस देन 40 था, और कई लोगों की एंटीबॉडीज बनी नहीं थी होने के बाद भी। एक न्यूरो सर्जन है, वो प्लाज्मा देने गए, ना IgG बना ना IgM बना उनका। तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी आना बाकी है। इस प्रकार से पिक्चर आगे अनफोल्ड होगी। हमारे को अपना कर्तव्य निभाना है, ताकि ये सोचना है कि पीक कब आएगी। तो वो हो सकता है पीक एक इल्यूसिव नेचर हो कि वो आए और उसके बाद दूसरी वेव स्टार्ट हो जाए, और दूसरी वेव में हो सकता है कि लोग कम ग्रसित हो, कम सीवियरिटी हो। तो इसलिए आगे आने वाले दिनों में नंबर से ना डरे, मोर्टालिटी को देखें और अपना कर्तव्य मास्क पहनने का जरूर करें। ठीक है डॉक्टर अंकित, जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें आने और नंबर संख्या से नहीं डरना है, हमें संख्या से बिल्कुल नहीं डरना है। हमें जो मोर्टेलिटी है उसे रोकनी है, और जो हिदायतें बताई जा रही है अगर हम उसको फॉलो करते रहे तो हम माइल्ड मैक्सिमम केस अगर माइल्ड से आके रुक जाते हैं, हमें कोरोना हो भी जाए, लेकिन अगर हमारा किसी से माइल्ड भी है अगर, तो वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें संख्या से नहीं डरना है, बिल्कुल संख्या से नहीं डरना है, लेकिन मृत्यु दर से डरना है। मृत्यु दर बढ़नी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना आपके बीच में ही है, लेकिन इस बीच आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। और जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि इसका एकमात्र विकल्प यही है कि बेवजह बाहर मत घूमें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।